कैसे बच्चों, सवाल आसान है, थोड़ी कैलकुलेशन बेस्ड है, बिना कैलकुलेटर के करना मुश्किल है, कैलकुलेटर के साथ करना आसान काम है। इससे पूछा गया, इसने 3MNA2H2O3 के बारे में डिस्कस करी है और इसकी वेट कितनी है, इसकी डेंसिटी कितनी है, 1.25 ग्राम पर ml। कितनी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज ऑफ मास, मतलब सिंपल सी बात है कि मास ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द वाटर। इसमें तो दो ही चीज़ें हैं ना, एक सॉल्ट है और एक वाटर है। मोल फ्रैक्शन, इस वाली केस में भी वही करना है, मोल्स ऑफ सॉल्ट बाई मोल्स ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर। यहां पे ध्यान रखना, मोलैलिटीज पूछ रखा है, मोलैरिटी नहीं। मोलैरिटी तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे इसने मोलैलिटी पूछी तो कैलकुलेशन एक स्टेप और ज़्यादा हो जाती है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। अगर अपने पास मास ऑफ Na2H2O3 लिखनी हो तो इस स्टेटमेंट का मतलब है 3 moles of Na2H2O3 has been dissolved in 1 liter of the solution. 1 liter of the solution. So what can be the mass of 1 mole? It's a sodium. So 2 sodium means 46 plus 2 sulfur means it's a 64 plus 48. तो कितनी हो गई? ये हो गई कुछ 158। ये हो गई 158। और अगर ये 158 है तो 3 मोल्स की वेट कितनी होगी? तो 474 इसकी वेट होगी, 474 ग्राम इसकी वेट होगी। किसकी? वाटर की। ये किसकी वेट होगी? 474 ग्राम होगी सॉल्यूट की वेट। हमने क्या निकालना है? मास परसेंटेज निकालनी है। तो मास परसेंटेज कैसे निकाली भाई? मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो सॉल्यूट की कितनी है? 474। सॉल्वेंट की मास कितनी है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है। सॉल्वेंट की मास डायरेक्टली गिवन नहीं है, मगर निकाल सकते। कहाँ से निकाल सकते भाई? तो सॉल्वेंट की मास यहां से निकाल ली, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो 1000 वॉल्यूम है, 1.25, तो ये 1250 ग्राम टोटल है। 1250 ग्राम इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हमें तो सॉल्वेंट की वेट चाहिए। तो सॉल्वेंट की वेट कितनी होगी? 1250 माइनस 474। 1250 माइनस 474। 1250 माइनस 474। तो ये वैल्यू कितनी आ जानी है? अगर तुमने इस वाली वैल्यू कैलकुलेट करा तो ये करीब 800 से थोड़ी कम आ जानी है। ये 800 से थोड़ी कम आ जानी है, 776 एग्जैक्टली आनी है, 776। तो तुमने 474 डिवाइडेड बाई 776 मल्टीप्लाइड बाई 100 करो, वैल्यू है वो समथिंग अराउंड 37% है। वो तो अप्रॉक्स बना रखी है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू 37% है। तो ये पार्ट तो निकाल ली, मास परसेंटेज 37% है। लेकिन मोल फ्रैक्शन के बारे में कैसे बातें करें? तो मोल फ्रैक्शन के बारे में बातें करना बहुत ही आसान है इस केस के अंदर। यहाँ पे देखो, इसने कहा कि मोल्स, अगर हमने मोल फ्रैक्शन निकालनी है इंडिविजुअल की निकाल सकते हैं। मान लो हमने Na2H2O3 की निकालनी है, तो मोल्स ऑफ Na2H2O3 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ Na2H2O3 प्लस मोल्स ऑफ H2O। तो इसके मोल्स तो ऑलरेडी गिवन है 3, लेकिन वाटर के मोल्स कितने? तो हम लोगों ने क्या देखा था भाई? 776/18 करी
तो 776/18 अगर 20 से करा होता तो ये करीब 40 के आसपास आ जाती, तो इसे अप्रॉक्स 43 लगा लो। तो ये 3 तो फाइनली दिस कैन बी रिटन एज 3/46 विच इज वेरी क्लोज टू 53 30। तो सो दिस इज गोइंग टू बी 0.06। इट इज 0.06। दिस वन इज 0.06। और अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालनी हो तो क्या करा, 1 - 0.06। जो लास्ट का पार्ट है मोलैलिटीज, अगर इसकी जगह पे मोलैरिटीज होती तो ये बहुत ही आसान, उस वाले केस में इसे काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं। अगर तुमने 3m सॉल्ट ले रखी है जो Na2S2O3 है, तो इस वाली केस में सोडियम पॉजिटिव की मोलैरिटी होगी 3 × 2, सल्फर की मोलैरिटी होगी, जो सल्फर इसके अंदर में है, इसकी मोलैरिटी होगी 3 × 2, और जो ऑक्सीजन है एक्चुअली वो आयंस के फॉर्म में है, इसकी मोलैरिटी होगी 3 × 3। ये तो मोलैरिटीज है, लेकिन उसने क्या पूछा, मोलैलिटी पूछी है। ये मोलैरिटीज है, लेकिन हमें मोलैलिटीज के फॉर्म में आंसर करना है। मोलैलिटीज में क्या भाई, मोलैलिटीज मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मगर इस बात का ध्यान रखना है कि Na पॉजिटिव, अगर हमने Na पॉजिटिव के बारे में बातें करी तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी है, इतना ही काम करना है। तो ये आंसर हो गई 6। वेट हमने निकाल रखी थी 776 सॉल्वेंट की, बट इट हैज़ टू बी इन टर्म्स ऑफ केजी। सो बेसिकली दिस इज 6000/776, 6000/776। अगर ये 1000 हो तो 6 हो जानी चाहिए, अगर ये 776 है तो ये वेरी क्लोज टू 7.7 होनी चाहिए। वैसे अगर तुम यहाँ से निकालना चाहो, एक रफ सा आइडिया है, हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं, मगर इस वाले केस में इसकी मोलैरिटी कितनी है, 6 × 1.25, तो ये आ जानी है 7.5 अप्रॉक्सीमेट। तो ठीक है, ये मैथमेटिकली दोनों बराबर तो नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव हो तो आइडिया तो लगा ही सकते हैं कि आंसर किसके करीब हो सकता है। अगर उसने यहाँ पे ऑक्साइड के बारे में पूछा होता, मान लो पूछा होता, तब क्या करते भाई, तो इस वाली केस में वापस उसकी मोलैलिटी कितनी होगी, 9, तो 9000/776, 9000/776। तो अब ऐसी बात है, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू आ सकती है। तो ये है इन्हें सॉल्व करने के तरीके। इस पूरी कहानी के 2 पार्ट हैं, इसमें 2 इंडिकेटर की ज़रूरत क्या है, और क्या हम इस इंडिकेटर के सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। तो पहली मेजर प्रॉब्लम तो यहाँ पे है, जो कैलकुलेशन पार्ट है वो जेईई के लिए बहुत आसान सी चीज़ है, क्योंकि हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट जेईई के अंदर कई बार पढ़ा है, जेईई के लिए कोई नई सी बात तो है नहीं। तो यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है कि भाई आपने 200 ml सॉल्यूशन ले रखी है, किसकी, इसके अंदर कुछ NaOH भी है और कुछ Na2CO3 भी है, ठीक है। और इसे टाइट्रेट किसके अगेंस्ट करा, इसे टाइट्रेट करा HCl के अगेंस्ट। तो 2 इंडिकेटर की जरूरत क्यों है, तो उसका आंसर ये है कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो पहली बार इक्विवेलेंस पॉइंट कुछ बेसिक मीडियम के अंदर आनी है। बेसिक मीडियम बोले तो 8 से 10 pH के अंदर पहली इक्विवेलेंस पॉइंट आनी है, 8 to 10 pH के अंदर। और दूसरी इक्विवेलेंस आनी है Na2CO3 के साथ, मगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का सॉल्ट है। और एडिशन टू दिस इज गोइंग टू जनरेट CO2 प्लस H2O विच इज गोइंग टू फॉर्म H2CO3, and this is going to make the medium acidic. This will make the medium acidic. तो एक तो HCl है, ऊपर से बाई प्रोडक्ट के अंदर हम एसिड जनरेट कर रहे हैं, तो
अब इस बार जो pH है वो 3 से 5 के बीच जा सकती है, पॉसिबिलिटी है। इस बार जो इक्विवेलेंस पॉइंट है, जो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट है वो 3 to 5 pH के बीच, और जो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है वो 8 to 10 pH के बीच है। और इसके कारण हमने दो अलग अलग इंडिकेटर यूज़ करे। बात क्लियर होगी। अगर यहाँ भी हमने कुछ ऐसा ही सॉल्ट ले रखा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टाइप का, तो यहाँ पे शायद हमें दो अलग अलग इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होती। तो पहली कहानी का पहला हिस्सा है कि दो इंडिकेटर की यूज़ करें, डिस्कस कर ली। अब इसके जो फॉर्मूले के पार्ट है वो तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हमने एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अच्छा, ये है कि हम इसे बिना इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर ये ज़्यादा कन्वीनियंट तरीका है जेईई एडवांस के लिए। इसे इसके अलावा भी सॉल्व करा जा सकता है। तो यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितनी है भाई, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड है 17.5 ml ले रखा है, और स्ट्रेंथ कितनी है 1/10। तो ये कितनी हो गई 1.75 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। इसने कंबाइन किसके साथ करा, तो यहाँ पे कमाल ये है कि जब पहली इक्विवेलेंस पॉइंट आती है, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, तब वहाँ पे NaOH प्लस हाफ Na2CO3 कंज्यूम हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहली बार इसने क्या करा, दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaCl NaOH प्लस हाफ ऑफ द मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ओके, और ये पहला इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन में क्या करी, सेकेंड इक्वेशन में मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड पकड़ते हैं। कितनी मिली इक्विवेलेंट यूज करी है, 2.5 ml 1/10। तो ये हो गई 0.25, और इस बार हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ, और यहाँ पे हाफ नहीं, अब तो एक ही चीज़ बच गई। तो यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, मिली इक्विवेलेंट कितनी आ गई, ये आ गई 0.25। अब अगर 1.75 है और इसकी वैल्यू है 0.25, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई। अगर हमने इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट करा तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 मिली इक्विवेलेंट। 1.5 मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH हैज बीन डिसॉल्व, हैज बीन रिएक्टेड। 1.5 मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। तो फिर 1.5 मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH की वेट कितनी है, क्योंकि हमने तो वेट फाइंड आउट करनी है। तो 1.5 मिली इक्विवेलेंट, इसकी वेट कितनी हो गई, तो W/E इंटू 1000 इज इक्वल टू 1.5। NaOH के अंदर इक्विवेलेंट वेट कितनी हो गई, मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी। वैलेंसी कितनी है भाई, +1 या -1। तो तुमने क्या करा, इसे पूरा लिखा 40/1, तो ये कितनी आ गई 40। तो लिखा W/40 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1.5। तो W कितनी आ गई, 1.5 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 1000, तो 6/100, 0.06 ग्राम, या फिर 6 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम। तो ये 200 ml सॉल्यूशन में इसकी कितनी खुद की वेट कितनी है, 0.06 ग्राम और 60 मिलीग्राम। वैसे ही हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, उसकी भी कुछ तो वेट आ जाएगी। तो जो वेट आ जाए वो नीचे तुम्हें कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना। ये बहुत ही पेटेंट सा तरीका है, ध्यान रखना, ये बहुत ही पेटेंट सा क्वेश्चन है जेईई एडवांस के लिए, और हर बार यही कॉम्बिनेशन आती है। बाजू में कुछ और हो सकता है, लेकिन Na2CO3 तो आनी है, क्योंकि यहाँ पे रूल है, ये पहली बार में ये हाफ कंबाइन कर रहा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो आ गई इसकी 0.06 ग्राम, और दूसरे वाले की आ गई
या फिर हम इसे 60 मिलीग्राम लिख सकते हैं। तो मैं कमेंट बॉक्स में Na2CO3 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी कितनी मिलीग्राम या ग्राम के अंदर वेट है, और साथ में तुम्हें ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। ये प्रॉब्लम स्क्रीन से बाहर है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, 2 बार ट्राई करना, और इसके आंसर क्या है ये भी तुम्हें कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। एक बात और भी ध्यान रखना, तुमने 1000 घंटे वीडियो देख ली, तुमने 1000 वीडियो 1000 बार ही देख ली, सिलेक्शन के चांसेस कितने? 0%। 1% मान लो अगर बुरा लगा तो, है ना। तुम सेलेक्ट तभी होगे जब तुमने खुद से प्रैक्टिस करी है। फिर से रिपीट करते, तुमने 1000 वीडियो 1000 बार ही देख ली, सिलेक्शन के चांसेस बुरा ना लगे तो 0%, बुरा लगे तो 1%, खुश हो जाओ, है ना। लेकिन बनाना तो तुम्हें है ही।